पूरे दिन में से सिर्फ 10 मिनट का समय निकाल लीजिए और देश और दुनिया के तमाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, जीके से जुड़े तमाम अपडेट्स से खुद को रूबरू कर लीजिए। बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस बुलेटिन को पत्रकारों की टीम, रिसर्चर्स की टीम और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराने वाले सीनियर फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया जाता है। इस बुलेटिन का नाम है केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस संकट पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र की खबर के साथ। यूएन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में 3 और 4 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष 2 दिवसीय सत्र आयोजित हो रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स भाग ले रहे हैं। इनमें 53 राष्ट्राध्यक्ष, 39 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट और 38 मंत्री शामिल हैं, जिसमें भारत के सेक्रेटरी वेस्ट विकास स्वरूप सहित अन्य स्पीकर्स के पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होगा। यूएनजीए के अध्यक्ष तुर्की के राजनयिक वोल्कान बॉस्कर कोविड-19 महामारी के रिस्पांस में 3 और 4 दिसंबर के असेंबली के 31वें विशेष सत्र के होस्ट हैं। प्रेस रिलीज में यूएनजीए ने कहा है कि 1.5 मिलियन मौतें, दुनिया भर में 62 मिलियन से ज्यादा मामले और दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक और आर्थिक संकटों में से एक कोविड-19 पर कंट्रोल और उससे रिकवरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की टॉप प्रायोरिटी है। 2 दिवसीय विशेष सत्र में मुख्य रूप से गुरुवार को जनरल डिबेट और शुक्रवार को एक्सपर्ट्स, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और लीडिंग साइंटिस्ट के साथ इंटरैक्टिव डायलॉग शामिल हैं। स्पेशल सेशन में डोनाल्ड ट्रंप स्पीकर के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। अमेरिका ने कथित तौर पर दावा किया है कि कोविड-19 महामारी पर विश्व नेताओं की संयुक्त राष्ट्र की बैठक बीजिंग को अपने प्रोपेगेंडा फैलाने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका ने अगले 10 सालों के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन एंड प्रोटेक्शन पर सहयोग करने और दोनों देशों में आईपी सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। 2 दिसंबर को वर्चुअल मीटिंग के दौरान एमओयू पर यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यानी यूएसपीटीओ की तरफ से अंडर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आंद्रेई इयांकू और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सेक्रेटरी गुरु प्रसाद महापात्रों ने हस्ताक्षर किए। इस संबंध में भारत और अमेरिका के बीच हुआ एक एमओयू 9 साल पहले खत्म हो गया था। ताजा समझौता पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और इंडस्ट्रियल डिजाइन के क्षेत्रों में आईपी राइट्स को हासिल करने और उपयोग करने और लागू करने से संबंधित नियमों को अगले 10 सालों तक प्रभावित करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सीमा पर तनाव के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का बांध चीन के प्रभाव को कम कर सकता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के चीन के ऐलान के बाद भारत भी इस पर अरुणाचल प्रदेश में बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यह पूर्वोत्तर को पानी की कमी और बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। अरुणाचल में 10 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाने की योजना है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र पर भारत द्वारा बनाए जाने वाला बांध चीन के प्रभाव को कम कर देगा। जल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी टीएस मेहरा ने कहा, चीनी बांध के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अरुणाचल में बड़े बांध की जरूरत है। ये प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। बांध बन जाने से भारत के पास ज्यादा पानी भंडारण करने की क्षमता होगी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और नीचे असम से बांग्लादेश तक बहती है। ऐसे में भारत का डैम पूर्वोत्तर को पानी की कमी और अचानक बाढ़ जैसे खतरों से बचाएगा। मेहरा ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अच्छी वर्षा के कारण मानसून के दौरान भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का 90% पानी उसकी सहायक नदियों से होकर आता है। डैम बनाने से हम पानी की कमी के साथ साथ कई खतरों को दूर करने में सक्षम हो जाएंगे। एनवायरमेंट से जुड़ी एक खबर की बात करते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। 2025 तक सरकारी उपक्रम कार्बन न्यूट्रल होंगे। न्यूजीलैंड की संसद ने 2 दिसंबर 2020 को क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जसिंडा ने यह ऐलान किया, जिसके मुताबिक देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा, यानी यहाँ कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। सरकार ने 2025 तक कई सार्वजनिक एजेंसियों को कोयले के बॉयलरों से छुटकारा दिलाने और इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए कार्बन न्यूट्रल बनने की आवश्यकता के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। न्यूजीलैंड सरकार ने जो क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है, उसमें सबसे पहले सरकारी विभागों को कार्बन न्यूट्रल किया जाना है। पीएम जसिंडा के मुताबिक यह बिल ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज लेवल को
1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य में मददगार साबित होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड सरकार को अपने वादे को पूरी तरह लागू करने के लिए करीब $2 करोड़ खर्च करने होंगे। इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड व्हीकल्स खरीदने होंगे। इसके अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों और दूसरी बिल्डिंगों को ग्रीन एनर्जी से लेस करना होगा। दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया हुआ है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल है। न्यूजीलैंड इस कड़ी में सबसे नया सदस्य है। जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। भारत भी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम कर रहा है। खबरों में आप बहुत सुन रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आइए समझते हैं इस खबर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ताजा खबर। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की सहमति दे दी है। रचिता ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्टून बनाए थे। उन्होंने इन कार्टून्स को ट्वीट भी किया था, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत पर कटाक्ष समझते हुए अदालत पर दुस्साहसिक हमला और संस्था का अपमान बताया है। समझिए क्या कहती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 अदालत की अवमानना पर कानून के उल्लंघन को परिभाषित करता है। लेजिस्लेशन की धारा 15 में वर्णन है कि अदालत की अवमानना के लिए मामला कैसे शुरू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल और उच्च न्यायालयों के मामले में एडवोकेट जनरल आपराधिक अवमानना के मामले को शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष एक प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि यदि प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की लिखित सहमति आवश्यक है। अगर एजी सहमति से इनकार करता है तो मामला खत्म हो जाता है। शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अटॉर्नी जनरल की सहमति की आवश्यकता के पीछे उद्देश्य है अदालत का समय बचाना। अब सवाल यह है कि अदालती मामलों के सभी अवमानना के लिए एजी की सहमति अनिवार्य है? बिल्कुल नहीं। एजी की सहमति अनिवार्य है जब एक निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू करना चाहता है। हालांकि जब अदालत स्वयं अवमानना का मामला दायर करती है, जैसा कि हाल ही में प्रशांत भूषण के मामले में किया गया था, तो एजी की सहमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत अवमानना के लिए दंडित करने के लिए संविधान के तहत अपनी निहित शक्तियों का प्रयोग कर रही है और ऐसी संवैधानिक शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता क्योंकि एजी ने सहमति देने से इनकार कर दिया था। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे यानी गर्व का दिन। जाने क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस? हर साल 4 दिसंबर का दिन देश में भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना का जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को हमारे हवाई क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला बोल दिया था। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। तब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाना बनाया था। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया था और इस हमले से लगी आग 7 दिनों तक जलती रही थी। भारत के इस हमले ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। इस युद्ध में सफलता हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की ताकत और बहादुरी को याद करते हुए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी ये खबर ज़ेब्राफिश रिसर्च मॉडल की बात करते हैं। ज़ेब्राफिश का उपयोग हार्ट रीजनरेशन को प्रमोट करने के लिए एक रिसर्च मॉडल के रूप में किया जा रहा है। हाल ही में पुणे स्थित अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ज़ेब्राफिश का उपयोग एक रिसर्च मॉडल के रूप में किया और ऐसे जीन की पहचान की जो हार्ट रीजनरेशन को बढ़ावा दे सकता है। ज़ेब्राफिश के बारे में जान लेते हैं। ज़ेब्राफिश एक छोटी मीठे पानी की मछली है जो मुश्किल से 2 से 3 सेंटीमीटर ही लंबी होती है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड में ही अपने डैमेज्ड दिल को कुशलता से रीजनरेट कर सकती है। ज़ेब्राफिश ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। मछली दक्षिण एशिया के इंडो गंगा के मैदानों की मूल निवासी है, जहां वे ज्यादातर धान के खेतों और यहां तक कि स्थिर पानी और धाराओं में भी पाई जाती है। यह एक पॉपुलर एक्वेरियम फिश है जो अक्सर डैनियो के नाम से बेची जाती है। ज़ेब्राफिश साइंटिफिक रिसर्च, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट और ड्रग डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडल ऑर्गेनिज्म जीव है। साइक्लोनिक स्टॉर्म बुरेवी की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप ले लिया है। तमिलनाडु और केरल के कुछ तटीय शहरों में चक्रवाती तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ टीमें तैनात की गई। 4 दिसंबर तक दक्षिण भारत के कई शहरों में भारी से भी बहुत भारी बारिश के खतरे का अलर्ट जारी किया जा चुका है। इससे पहले मई में सुपर साइक्लोनिक अम्फान और जून में
चक्रवाती तूफान निसर्ग और उसके बाद निवार ने भी भारत के तटीय इलाकों में नुकसान पहुंचाया था। अब बात करते हैं भारत के हनी मिशन की। जाने इसके जरूरी फैक्ट्स। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान पर KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सैकड़ों माइग्रेंट वर्कर्स को हनी मिशन जैसी फ्लैगशिप योजनाओं के साथ एंगेज किया था। डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स वर्कर्स जो KVIC के हनी मिशन के साथ अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश में जुड़े थे, उन्होंने अपनी शहद की पहली फसल प्राप्त की है और दिसंबर से मार्च तक के महीनों में बम्पर पैदावार का इंतजार कर रहे हैं। KVIC द्वारा 3 साल पहले शुरू किए गए हनी मिशन का उद्देश्य किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़ना और भारत के शहद उत्पादन में वृद्धि करना है। हनी मिशन के तहत KVIC किसानों, मधुमक्खी पालकों और बेरोजगार युवाओं सहित लाभार्थियों को लाइव कॉलोनियों के साथ प्रशिक्षण और 10 मधुमक्खी बक्से प्रदान करता है। KVIC मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्सेज भी चलाता है। हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिन्हें आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से या तो जानने की ज़रूरत नहीं है या बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, या कोई अगर खबर का या कोई अपडेट अगर आता है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हम ऐड करते हैं ताकि खबरों का बैकग्राउंड भी आपको समझ में आ जाए और वे फॉरवर्ड से भी आप खुद को अपडेट कर लें। हमारी इस कोशिश में आज के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह खबरें आपको अच्छे समझ भी आ रही होंगी। वीडियो को इस तरह लाइक करते रहिए और कमेंट देकर अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।